दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं और आज हम भारतीय संविधान में संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि जो संवैधानिक इतिहास है वो किस रूप में रहा। भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। अब इस इतिहास के बारे में चर्चा करें तो इस इतिहास की चर्चा हम दो रूपों में करेंगे। एक तो इसका हिस्टोरिकल व्यू क्या रहा संविधान का, और एक जो इसका रहा वो पॉलिटिकल व्यू क्या रहा। हिस्टोरिकल व्यू और एक रहा पॉलिटिकल व्यू। देखो, हिस्टोरिकल व्यू में हम देखें तो कैसे एक कंपनी थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम अगर बेसिक कंसेप्ट देखें, बेसिक कंसेप्ट, तो इस कंपनी का नाम, उसकी जो संरचना, इसकी जो कार्य प्रणाली, उस कार्य प्रणाली को एक बार समझते हैं किस रूप में थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी दो रूपों में, यानी दो जगहों पर इसका प्रशासन चल रहा था। और दो जगहों पर इसका प्रशासन चल रहा था तो कहां कहां? एक तो चल रहा था ब्रिटेन में और एक चल रहा था भारत में। ठीक है। अब ब्रिटेन में जो प्रशासन चल रहा था वो किस रूप में? तो एक तो था कोड ऑफ प्रॉपर्टाइज और एक थे कोड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोड ऑफ प्रॉपर्टाइज किसे कहा जाता था और कोड ऑफ डायरेक्टर्स किसे कहा जाता था? आप लोग जानते होंगे कि कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि अपना शेयर लगाते हैं। तो ये भी एक कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे जो अपना शेयर लगाते हैं। अब यहाँ पे शेयर जो लगता था वो इनका पॉन्ड में लगता था। अब पॉन्ड में कोई 10, 20, 50, 100, 200, 500 इस तरह से जो शेयर अपना लगा रहे थे। ये जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ये जो कहलाते थे वो क्या कहलाते थे? कोड ऑफ प्रॉपर्टाइज। क्या कहलाते थे? कोड ऑफ प्रॉपर्टाइज। अब यहाँ पे एक लिमिट थी। लिमिट क्या थी? समझना इस बात को। लिमिट क्या थी कि 500 पाउंड से ज्यादा, 500 पाउंड या 500 पाउंड से ज्यादा जो शेयर होल्डर थे, इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का अधिकार था। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनमें से, ये जो है इनमें से वे लोग थे जो कंपनी को संचालित करते थे। आज भी बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उस कंपनी को संचालित करने के लिए क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कंपनी को चलाना। क्या काम था? समझना, ये कंपनी को चलाना। कौन चलाता था कंपनी को? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये शब्द आपको आगे सुनने को मिलेगा जब आप पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, उस समय सुनने को देखने को मिलेगा आपको। अब आप सोचेंगे कि जब पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे उनको देखता था। तो वो कहाँ था कहाँ? ध्यान रखना, वो कहाँ पे? ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन। अब भारत में जो कंपनी को संचालित करने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या कहलाते थे? गवर्नर कहलाते थे, गवर्नर जनरल कहलाते थे, वायसराय कहलाते थे। ये इसकी बेसिक जो कार्य प्रणाली है, इस कार्य प्रणाली को हम समझ रहे हैं। ये सारी जो गवर्नर, वायसराय, गवर्नर जनरल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे हमें आगे देखने को मिलेंगे। समझेंगे इसको आगे किस तरह से। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइज और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, और कंपनी का जो संचालन हो रहा है वो कितनी जगह हो रहा है? दो जगह। ब्रिटेन में भी हो रहा है और कहाँ हो रहा है? भारत में भी हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो कंपनी 1600 ईस्वी से आई है। 1757 में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। मैंने यहाँ पे लिखा है प्लासी का युद्ध। समझना, प्लासी का युद्ध के प्लासी का युद्ध।
एक शब्द ये भी समझ लेते हैं, आजकल क्या हिस्ट्री को मैं बहुत अच्छे तरह से देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है और अपन ये इसका हिस्टोरिकल व्यू ही देख रहे हैं। प्लासी का युद्ध या पलासी का युद्ध, मतलब पलासी ये जो जगह है, ये जगह पलासी सही है या प्लासी सही है, समझना। इसका जो सही वर्ड है वो सही वर्ड कौन सा है, पलासी। उस जगह का नाम क्या था, पलासी था, ठीक है। और पलासी का मतलब पलास, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पलास। और पलास के जो फूल होते हैं, बड़े रंग बिरंगे फूल होते हैं, जिससे आप होली पे गुलाल वगैरह खेलते हो, ये गुलाल इस पलास की ही बनाई जाती है। लेकिन इस पलासी का नाम जो बिगाड़ा वो किसने बिगाड़ा, अंग्रेजों ने बिगाड़ा और उसको क्या कर दिया, प्लासी। क्या कर दिया, प्लासी। और आज इसको किस नाम से जानते हैं अपन, प्लासी के नाम से। तो ये जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उस 1757 के युद्ध से ये पहली बार बंगाल पर नियंत्रण कर लेते हैं। किस पर नियंत्रण कर लेते हैं, बंगाल पर नियंत्रण। और जैसे ही बंगाल पर नियंत्रण शुरू होता है, यहां से कंपनी का यहाँ प्रशासन, मतलब प्रशासन के साथ में यह शासन शुरू हो जाता है। और देखिए यहाँ पे तो बंगाल का पहला गवर्नर जो क्लाइव होता है, ये क्लाइव अपने आप को क्या घोषित कर देता है कि मैं पहला बंगाल का मैं गवर्नर हूं, ये अपने आप को घोषित कर देता है। और यहां से कहानी शुरू हो जाती है। इस 57 के बाद में हम देखें तो ये जो अंग्रेज हैं, ये बंगाल में यानी कि बहुत सारे लूटपाट चालू कर देते हैं। और इस लूटपाट और भ्रष्टाचार के कारण से देखे तो जो ब्रिटेन में ये लोग, यहाँ जो अंग्रेज हैं जो व्यापार करने के लिए आए, ये लोग जब जाते हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जाते हैं तो ये लोग, दूसरे लोग देखते हैं कि बहुत ही कम समय में ये लोग क्या बन गए, बहुत ही कम समय में रिच पर्सन बन गए। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद में जो लोग हैं वो तो रिच होते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी है वो कर्ज में डूबती हुई जा रही है। कंपनी किस में डूबती जा रही है, कर्ज। जब कंपनी कर्ज में डूबती है तो कंपनी होती है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या मांगती है, ऋण मांगती है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है कि जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी तो रिच होते जा रहे हैं, तो कंपनी क्यों कर्ज में डूबती हुई जा रही है, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि यहाँ पे एक गुप्त समिति का गठन करती है और जांच करवाती है। और जांच में ये देखती है, पाती है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है यहाँ पे भारत में। और इस कंपनी का जो भ्रष्टाचार जो बढ़ चुका है, कंपनी का जो लूटपाट जो बढ़ चुका है, उसको नियंत्रित, उसको नियमित करने के लिए एक एक्ट पारित करती है, जिस एक्ट को हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। किस एक्ट के नाम से जानते हैं, रेगुलेटिंग। देखो यहाँ पे रेगुलेट शब्द आ रहा है। अब रेगुलेट शब्द आपने सुना होगा कि जो हमारा फैन होता है वो इतना उड़ता है, इतना उड़ता है, इतना चलता है, तो उसको जो नियंत्रित किया जाता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो रेगुलेटर होता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेटर। तो वैसे ही कंपनी बहुत ज्यादा उड़ रही है, जिसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून लाया जाता है, जिस कानून को क्या कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग। अब देखो रेगुलेट करना है मतलब कंपनी को रेगुलर भी करना है, यानी नियमित भी करना है, और कंपनी को क्या करना है, नियंत्रित भी करना है। क्या करना है, नियंत्रित भी करना है। मतलब यहाँ पे जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस भ्रष्टाचार को क्या करना है, कम भी करना है। ठीक है, इसलिए ये एक्ट लाया जाता है। अब देखो इस एक्ट के माध्यम से क्या किया जाता है। इस एक्ट के माध्यम से हम देखें तो जो 1757 में हम देखें तो 1757 के बाद में भारत में 3 प्रेसिडेंसियां बन जाती है, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और जो बंगाल का गवर्नर होता है वैसे ही मद्रास और बॉम्बे के भी क्या हो जाते हैं, गवर्नर हो जाते हैं। लेकिन ये जो तीनों गवर्नर होते हैं, ये तीनों जो प्रेसिडेंसियां होती है वहां अपना जो प्रशासन चलाती है, जो शासन चलाती है, वो अपने हिसाब से चलाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे तालमेल बिठाने के लिए क्या किया जाता है कि एक पद सृजित किया जाता है, ठीक है। और जो पद होता है, ये जो बंगाल का गवर्नर होता है, वो इन तीनों का एक जनरलाइज पद बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बोलते हैं हम इसको? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे किया जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है? एक तो किया जा रहा है ब्रिटेन में। कहाँ किया जा रहा है? ब्रिटेन में, ठीक है। और एक कहाँ किया जा रहा है? भारत में। अभी अपन ने देखा कि ब्रिटेन में क्या है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। क्या है ब्रिटेन में? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है। तो ब्रिटेन में और भारत में क्या क्या किया जा रहा है? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो कार्यकाल था, उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। इस कार्यकाल को क्या कर दिया जाता है? बढ़ाकर 4 वर्ष का कर दिया जाता है। कितने वर्ष का कर दिया जाता है? 4 वर्ष। दूसरा, कंपनी जो यहाँ शासन कर रही है, तो ये कहाँ कर रही है? भारत में, और ये ब्रिटेन में। अब यहाँ पे ब्रिटेन से, भारत से जो ब्रिटेन में जो भी पत्रावली आएगी, उस पत्रावली की एक प्रति, इस जो पत्रावली है उसकी एक प्रति किसके पास जाएगी? ये एक प्रति संसद के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? संसद। देखो यहाँ पे इसको क्या किया जा रहा है? नियंत्रित किया जा रहा है। मतलब कोई भी कंपनी की किसी भी प्रकार की कोई भी पत्रावली ब्रिटेन आती है, कहाँ आती है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। तो उसकी एक प्रति कहाँ जाएगी? संसद के पास जाएगी। इस माध्यम से ये जो प्रावधान किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं? ब्रिटेन में किए जाते हैं, ठीक है। और भारत में क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है। क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है। अब इस गवर्नर जनरल के तहत क्या किया जाता है? तो यही जो मद्रास और बॉम्बे, ये जो गवर्नर होते हैं, ये गवर्नर किसके अधीन आ जाते हैं? इस गवर्नर जनरल के अधीन आ जाते हैं। इनको कहा जाता है कि आप जो आंतरिक मामले हैं, उस आंतरिक मामले में तो ठीक है, लेकिन बाह्य मामले में आप किससे पूछेंगे? आप गवर्नर जनरल को पूछेंगे। किससे पूछेंगे? गवर्नर जनरल। समझना यहाँ पे, अब गवर्नर जनरल का कार्य बढ़ रहा है, मतलब भार बढ़ रहा है। अब भार बढ़ रहा है तो क्या होगा? इस गवर्नर जनरल के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? परिषद का गठन किया जाता है। अब ये परिषद कितने सदस्य होती है? तो ये 4 सदस्य होती है। कितने सदस्य होती है? 4 सदस्य, ठीक है। 4 सदस्य में हम देखें तो 4 सदस्य में परिषद के 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल, तो कुल इसकी संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब कुल इसकी संख्या 5 हो गई, तो ये जो परिषद होगी, वो परिषद का काम है कोई कानून बनाना है या कोई निर्णय लेना, ठीक है। ये परिषद क्यों बनाई गई? तो परिषद इसलिए बनाई गई क्योंकि गवर्नर जनरल का क्या बढ़ा? भार बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये निर्णय लेगी, वो निर्णय लेगी या कानून बनाएगी, ये कानून किस आधार पर निर्णय और कानून बनाएगी? तो ध्यान रखना, बहुमत के आधार। अब यहाँ पे गवर्नर परिषद में हम देखें तो परिषद में 4 सदस्य। परिषद में कितने सदस्य? तो 4 सदस्य। 4 सदस्य कौन कौन थे? एक तो था क्लेवरिंग, एक था मॉनसन, एक था ब्रावेल और एक था फ्रांसिस, ठीक है। देखना यहाँ पे इस अधिनियम में एक जो कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हम देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे 4 नाम इसलिए बता रहा हूँ कि इस अधिनियम की कमी क्या है। हमें ऐसा नहीं है कि 4 नाम याद रखना है, नाम रटने की और याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक नाम जरूर आपको याद रखना है, फ्रांसिस के बारे में जरूर याद रखना है। ये फ्रांसिस इस गवर्नर जनरल यानी जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसका घोर विरोधी था। ये बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन आ चुका है ये, कि वॉरेन हेस्टिंग्स जब पहली बार गवर्नर की परिषद बनाई जाती है, उस परिषद में जो घोर विरोधी है तो वो कौन था? तो फ्रांसिस था। और ये जो फ्रांसिस था, उसको आप याद कैसे रखेंगे? देखो, अंग्रेजों का जो विरोधी रहा, सबसे ज्यादा अंग्रेजों का जो संघर्ष चला, वो किसके साथ चला?
डच के साथ चला कि पुर्तगालियों के साथ चला कि फ्रांसीसियों के साथ में चला कि किसके साथ में चला? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं किसके साथ में चला। अब यहाँ पे फ्रांसीसी, आप फ्रांसिस को याद रख लेंगे आराम से अच्छी तरीके से कि ईस्ट इंडिया कंपनी में यदि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संघर्ष चला तो किसके साथ में? फ्रांसीसी के साथ में। और गवर्नर जनरल का भी जो संघर्ष चलता है वो किसके साथ में चलता है? इस फ्रांसिस के साथ। अब देखो इसको हम क्यों समझ रहे हैं, यहाँ पे ये जो निर्णय लिया जाता है इस कंपनी में, जो ये परिषद बनाई गई है, इस गवर्नर की जो परिषद बनाई गई है उसका जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। और बहुमत देखें तो 4 तो सदस्य, एक गवर्नर जनरल, कितने हो गए? 5। अब 5 में हम देखें तो 5 में कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग होगा तो वो कानून पास होगा या वो निर्णय लिया जाएगा। अब यहाँ पे क्लेवरिंग, मॉनसन और फ्रांसिस, ये जो लोग आए थे ये ब्रिटेन से आए थे। कहां से आए थे? ये ब्रिटेन से। और ये जो था ब्रावेल, ये था भारत से। अब इसकी और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है गवर्नर जनरल जो है, इन दोनों की अच्छी बनती। अब ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो निर्णय ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों इस बात को इनकार कर देते। जिसे इनकार करते हैं मतलब भले ही गवर्नर जनरल है लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस अधिनियम में देखें तो इस अधिनियम की कमी क्या रही? तो इसकी कमी क्या रही? गवर्नर जनरल वर्सेस परिषद, काउंसिल, इन दोनों के बीच में क्या रहा? संघर्ष रहा। तो ये कमी ध्यान में रखनी है हमको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है। और इस कमी को आगे दूर भी किया जाएगा, देखेंगे कैसे इस कमी को दूर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या किया जाता है? इसके बाद में इस अधिनियम के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। और ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कहाँ किया जाता है? तो कलकत्ता। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान ये कहाँ किया जाता है? तो ये कलकत्ता में। और ये स्थापित की जाती है 1774। कब की जाती है? 1774। ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट है, देखो यहाँ पे कर्मचारियों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका था जिसको नियंत्रित करना था। तो यहाँ पर जो परिषद है, ये परिषद और गवर्नर जनरल जी किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनाते हैं तो उस कानून का पंजीकरण करवाना था। क्या करवाया जाना था? पंजीकरण। और वो पंजीकरण कहाँ करवाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ करवाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है परिषद और गवर्नर जनरल के द्वारा, और यदि इसका पंजीकरण नहीं करवाया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती? इनकार कर देती या उसको रद्द कर देती। क्या कर देती? इसको रद्द कर देती, ठीक है। अब यहाँ पे परिषद और किसका? सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों का क्या चल रहा है यहाँ पे? इन दोनों के बीच में हम कहते हैं इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, किसी निर्णय को लेकर संघर्ष चल रहा है। अब होता क्या है वास्तव में कि सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार होते हैं वो क्षेत्राधिकार यहाँ पे तय नहीं होते हैं कि किस क्षेत्र में काम करना है, ठीक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे दिया कि कोई भी कार्मिक है, उस कार्मिकों के कोई प्रशासन से संबंधित कोई शिकायत है तो उस शिकायत से संबंधित सुनवाई कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी। क्योंकि यहाँ पे कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को क्या करना था? कम करना, ठीक है। ये जो प्रावधान किए गए, ये प्रावधान कौन से अधिनियम के तहत किए गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो कौन कौन से प्रावधान है? तो पहला प्रावधान हमने देखा कि देखो कंपनी कहाँ पे काम कर रही है? कंपनी ब्रिटेन में भी काम कर रही है और कंपनी भारत में भी। ब्रिटेन में क्या है? COP और COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टाइज, ठीक है। और भारत में किस रूप में है? तो गवर्नर, गवर्नर से गवर्नर जनरल वायसराय। अब देखो गवर्नर थे तो 73 के तहत क्या बनाया? गवर्नर जनरल। और वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा? क्या किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए? तो ब्रिटेन में जो कार्यकाल 1 वर्ष का था उस 1 वर्ष को कितने वर्ष कर दिया? 4 वर्ष कर दिया।
साथ में कंपनी से संबंधित किसी भी प्रकार की पत्रावली है तो उस पत्रावली की एक प्रति कहां जाएगी, संसद में जाएगी। ठीक है, और क्या किया गया कि शक्तियों का केंद्रीकरण किया कि गवर्नर जो थे, तीन प्रेसिडेंसियां थी, तीनों प्रेसिडेंसियों में जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर था इसको तो बता दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और जो दो प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हैं उनको बाह्य मामलों में क्या कर दिया, किस पर जनरलाइज कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को जनरलाइज कर दिया कि उसे बिना पूछे किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं ले। साथ ही क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। साथ ही जब गवर्नर जनरल का काम बढ़ा तो क्या बनाए, परिषद बनाए। परिषद में कितने सदस्य, तो 4 सदस्य थे। 4 सदस्य कौन कौन से थे, तो उसमें खास करके ध्यान रखना, उसका जो विरोधी था, वारेन हेस्टिंग्स का जो विरोधी था वो कौन था, तो फ्रांसिस था। जो यहाँ पे निर्णय जो लिया जा रहा है परिषद के द्वारा वो किस आधार पर, तो बहुमत के आधार पर। अब बहुमत यदि इधर भले गवर्नर कोई निर्णय ले रहा है, लेकिन यदि बहुमत नहीं मिल रहा है तो गवर्नर है कि नहीं है वो बराबर ही। ठीक है, तो इस तरह से जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किए गए। और कमियां हम देखें तो कमियों में हमें क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे संघर्ष देखने को मिल रहा है गवर्नर और काउंसिल के बीच में, और कहां पे और किसके बीच में, तो काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इसके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी क्या थी, इसकी कमियां थी। अब इन कमियों को कहां दूर किया जाता है और कैसे दूर किया जाता है उसको हम आगे देखते हैं। तो आगे जो एक्ट है आता है हमारा, वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, और ये 1781 में आता है। कौन सा आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या किया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत क्या किया जाता है कि हम लोगों ने जो 1773 में जो कमियां देखी, उन कमियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। अब देखो कमियों को कैसे दूर किया जाता है। हमने देखा संघर्ष चल रहा था किसके बीच में, काउंसिल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को तय नहीं किया गया कि कौन कौन से क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगी, ये स्पष्ट नहीं था। तो इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को तय किया जाता है। क्या तय किया जाता है कि काउंसिल कोई भी निर्णय लेती है या कोई कानून बनाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीयन करवाना आवश्यक नहीं है, ये तो तय किया जाता है। किस अधिनियम में किया जाता है, ये 1781। ठीक है, दूसरा क्या कहा जाता है कि जो कार्मिक हैं उन कार्मिकों के जो शासकीय कार्य हैं, उन शासकीय कार्यों से संबंधित जो सुनवाई होगी वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से क्या कर दी जाती है, बाहर कर दी जाती है। जबकि 73 में क्या किया जाता है, इसको इसके अंतर्गत लिया जाता है। जबकि यहाँ पे कार्मिकों के जो शासकीय कार्य से संबंधित कोई सुनवाई है तो सुप्रीम कोर्ट से इसको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। क्या किया जाता है, शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है। अब देखो शक्तियों का पृथक्करण तो यही है, हम लोगों ने अभी बात की। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब ये है कि किस कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या क्या कार्य है इनको अलग अलग बताया जाता है। कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग किया जाता है। अब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शासन होता है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई शासन होता है तो शासन के लिए क्या होते हैं, रूल होते हैं, नियम यानी कानून होते हैं या लॉ होते हैं, उसको फॉलो करवाने वाले होते हैं और इसको दंडित करने वाले होते हैं यानी पनिशमेंट देने वाले। तो तभी कहीं पर क्या चलेगा, शासन चलेगा। ठीक है, अब लॉ बनाने का काम कौन करता है, तो हम देखें तो व्यवस्थापिका का काम क्या है, लॉ बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, लॉ को लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या है, तो क्या करना, उसकी समीक्षा करना या दंड देना। ये जो काम है वो किसका काम है, न्यायपालिका।
तो कुछ कार्यपालिका के क्या कार्य रहेंगे और न्यायपालिका के क्या कार्य रहेंगे, इन शक्तियों का क्या किया जाता है, इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के क्या क्षेत्राधिकारों को तय किया जाता है। देखो शासन कहीं का भी हो, चाहे वो किसी राज्य का हो, चाहे घर का भी हो, ठीक है। तो घर में भी कोई कानून बनाने वाला कोई कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इतनी देर कहाँ थे, तो कानून बनाने वाला कौन है, इसको फॉलो करवाने वाला कौन है और इसको पनिशमेंट देने वाला कौन है। पहले क्या होता था, रूल बनाने वाला, फॉलो करवाने वाला और पनिशमेंट देने वाला एक ही, कौन, गवर्नर और गवर्नर जनरल, ठीक है। जबकि इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, शक्ति का क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, जो कमी थी, उस कमी को इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। आगे जो हम पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, जो संवैधानिक इतिहास का अगला जो एक्ट अधिनियम आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पे गवर्नर और काउंसिल के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को किस तरह से दूर किया जाता है, उस कमी को किस तरह से दूर किया जाता है, और किस तरह से जो कंपनी चल रही है, देखो कंपनी यहाँ पे प्रशासन कितनी जगह चल रहा है, ब्रिटेन में भी चल रहा है और भारत में भी चल रहा है। तो ये जो प्रावधान होंगे वो प्रावधान कहाँ पे, ब्रिटेन की कंपनी के लिए भी किए जा रहे हैं और भारत की कंपनी के लिए भी किए जा रहे हैं। इस बात को भी आप समझते रहिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा और आप लोग उसे एक बार, दो बार और तीन बार देखें और अपनी कॉपी में उसको नोट करें, इसके नोट्स बनाएं, तो ये बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप उसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स के माध्यम से जो भी हमारे हैं आप थम्स अप करें, थम्स डाउन करें, जो भी है आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। थैंक यू, बस आगे आता।